अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस तरह से गांव ग्रामीण में भयानक तबाही मचा रखी है। बहनों भाइयों, आप जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में असंख्य मौतें किन वजहों से हो रही हैं। हमारे 55 संवाददाता अब तक 1900 से अधिक 1900 गांवों से अधिक का दौरा कर चुके हैं और वहां पहुंच चुके हैं। और कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में 96,000 गांव हैं, अभी हम 10% गांवों तक भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 1900 गांवों तक पहुंच पाए हैं। और गांव की तस्वीर चित्कार कर रही है, गांव की तस्वीर हैरान करने वाली है। घर घर तबाही लोगों के मौजूद है। हमने कारणों की समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया है। आज ये बात बहुत चौंकाने वाली निकल कर आई और हमारे संवाददाताओं ने जो बातें बताई वो बहुत अचरज करने वाली है और वो दस्तावेजी वीडियो और स्टेटमेंट के प्रमाण के साथ है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली ढह चुकी है, ध्वस्त है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है, लाल पीली दवाई तक उपलब्ध नहीं है गांव गरीब के अस्पतालों में। विशेष तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिन अस्पतालों में डॉक्टर्स होने चाहिए वो एक कंपाउंडर और चपरासी के भरोसे अस्पताल चलाए जा रहे हैं। अधिकांश प्राइमरी हेल्थ सेंटर या तो नशेड़ियों का अड्डा है या पूरी बिल्डिंग जर्जर होकर ध्वस्त हो चुकी है। स्टाफ के नाम पर कोई वहां रहता नहीं। डॉक्टर तो वहां रहना बहुत नसीब की बात है, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं, वो भी यदा कदा। तो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये असत्य दावे किए जा रहे हैं कि गांव में पीएचसी और सीएचसी उन्नत किए गए, कहीं नहीं किए गए हैं। हालात बहुत ही खराब हैं गांव में। गांव के लोग अगर बीमार पड़े तो उनको भर्ती कहां कराया जाए। किसी भी जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता बहुत कम है और वहां इलाज के नाम पर मरीज को कीड़े मकोड़ों की तरह बेड पर फेंक दिया जाता है। गांव के लोगों के पास इलाज के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर क्या कोई फील्ड हॉस्पिटल एक भी उत्तर प्रदेश के भीतर बनाया गया हो? तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि बताएं, दिखाएं कि एक भी फील्ड हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में बना हो। तो गांव के लोगों के पास कोरोना हो जाने पर, गंभीर स्थिति होने पर मरने के अलावा और क्या विकल्प हैं, आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं। और गांव के तमाम लोग इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, लाखों लोग गांव के हमारे भाई बहन इस डिबेट को देखते हैं। आप स्वयं बताइए और अपने अनुभव से बताइए कि क्या आपके पास आसपास ऐसे अस्पताल हैं जहां पर आप कोरोना के मरीज को ठीक कर सकें, उसको भर्ती करा पाएं। शहर तक जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सरकार से कहा कि हर गांव-गांव 2 एम्बुलेंस लगा दो, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और जनता के खिलाफ स्टे लेकर आई। क्या गलत कहा था हाईकोर्ट ने कि गांव-गांव एम्बुलेंस लगा दो, शहर में जहां अस्पताल खाली हैं गांव के लोगों को ले जाओ, भर्ती करो। बहुत अच्छी बात कही थी, एक क्रांतिकारी बात कही थी जज साहब ने। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ स्टे लेकर आई है ताकि आपको अस्पताल न जाना पड़े, गांव में ही मरिए, गांव न छोड़िए आप। इसका सीधा संदेश तो यही गया है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तबाह और बर्बाद पड़े हैं? अधिकांश या तो फार्मासिस्ट चला रहे हैं, या चपरासी चला रहे हैं, या सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं। बिल्डिंगें ध्वस्त पड़ी हुई हैं। इलाज तो बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि जब 1 साल हो गया और इतनी बड़ी महामारी हमारे समक्ष मौजूद है और हम उसका मुकाबला कर रहे थे, तब गांव की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर, चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? गांव की ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को हम उच्चीकृत क्यों नहीं कर पाए? और अगर हम नहीं कर पाए थे तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया कि हर तहसील, हर ब्लॉक में एक फील्ड हॉस्पिटल खोला जाता? उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में अगर एक फील्ड हॉस्पिटल आप खोल देते तो इतनी बड़ी तादाद में जो कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे गांव के भाई बहन मारे गए हैं, इन्हें हम बचा सकते थे। पर हमारे पास न तो नीति, न विजन, न दूरदर्शिता और न कुछ करने की सलाहियत। इसी कारण उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग, असंख्य लोग गांव में मारे गए। 2 मई को चुनाव होने के बाद आज तक, अभी जाके शपथ हो रही है 25 दिन बाद,
क्या नए प्रधानों को अगर 2 मई को जीते थे वो 5 मई तक चार्ज दे देते और वो अपनी निगरानी में ग्राम निगरानी समिति बनाए होते तो आज क्या ये तबाही इतनी भीषण होती? नहीं होती। क्या कारण है सरकार बताए कि उसने नए प्रधानों को चार्ज नहीं दिया, ग्राम पंचायत गठित नहीं की? हजारों की तादाद में जब लोग मारे गए तब अब आप शपथ करा रहे हैं। इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। जिस गांव हमारी टीम जा रही है 90% गांव में स्वास्थ्य विभाग का कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं। गांव के लोग रो रो कर बता रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं, और एक नहीं 10-10 लोग 20-20 लोग बताए जा रहे हैं। और आप हमारे रिपोर्टर्स को नोटिस देते हैं कि आप गांव वालों से बात क्यों करते हैं, हमसे बात करिए। तो मैं ऐसे अफसरों को कहना चाहता हूं कि हु आर यू, आप कौन है कि हम आपसे बात करें? हमारे लिए इस प्रदेश की जनता ईश्वर के समान है। हम इस प्रदेश की जनता के लिए समर्पित पत्रकार हैं और ये चैनल जनता के लिए समर्पित है। हम जनता की हर उस आवाज को दिखाएंगे और बताएंगे, और आपकी नोटिस से हमारे रिपोर्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं और ये बताया जाना चाहिए कि कितने गांव में टीकाकरण हुआ है। क्या 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 वजह है कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर साल भर में इतनी विपदा के बावजूद ठीक नहीं कर पाए? कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर उत्तर प्रदेश में बताए सरकार जहां पर आप कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हो? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत है। सिर्फ चुनिंदा जहां बहुत वीवीआईपी इलाका है वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ एक बेड लाल पीली गोली के साथ शुरू की गई है। कोई इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। गांव में कोरोना में अगर गंभीर हैं आप और रिसोर्सफुल नहीं है तो मौत आपकी तकदीर है, मरना ही आपका नसीब है। उत्तर प्रदेश के गांव के भीतर यह बड़ी निर्मम बात है लेकिन सच्चाई है। यही कारण है कि इन असंख्य मौतों का आप देखना हो तो गंगा का किनारा देख लीजिए, गंगा में बहती हुई लाशें देख लीजिए, यमुना में बहती हुई लाशें देख लीजिए, सरयू का किनारा देख लीजिए, गांव के शमशान घाट देख लीजिए, कब्रिस्तान देख लीजिए, अटे पड़े हैं। मौतों का आंकड़ा इतना भयानक है, अगर डेथ ऑडिट करा लिया जाए तो शायद ये सदी की सबसे बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के भीतर चल रही है और हो रही है। जो सीना तान कर ये बताते हैं कि उनका डाटा बहुत दुरुस्त है, दरअसल उनका डाटा असत्य है। टेस्ट के मामले में भी, मरीजों के मामले में भी, भर्ती के मामले में भी, मौतों के मामले में भी स्थितियां गांव में बेहद खराब हैं। परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, लोग रो रहे हैं कैमरों के सामने। हमने कल आपको कारुणिक तस्वीर दिखाई लखनऊ की, ज्यादा दूर की भी नहीं है। इसी लखनऊ में राजधानी सत्ता के केंद्र से 15 किलोमीटर दूर, और भला हो उस बिजनेसमैन का जिन्होंने चैनल पर और ट्विटर अकाउंट पर खबर देखने के बाद उस गरीब परिवार को मदद पहुंचाई। महिला बाल निदेशालय ने भी मदद भेजी। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार का मसला नहीं है बहनों भाइयों, हजारों ऐसे परिवार तबाह बर्बाद हो गए हैं। लालन पालन खाने का संकट है उनके सामने। बच्चों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है, उनकी रात भी अंधेरी थी, उनका दिन भी अंधेरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यह समझने को तैयार नहीं है। ये तो हालात कोरोना के हैं। अब आप आ जाइए टीकाकरण पे। भारत में टीकाकरण का राष्ट्रीय औसत 16% है और उत्तर प्रदेश लोएस्ट है, निम्नतम स्तर पर है टीकाकरण के मामले पे, जहां 9% के आसपास भी टीकाकरण उत्तर प्रदेश में लोगों का नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति टीकाकरण में सबसे पुअर परफॉर्मर राज्य की है। महज 9% के आसपास भी उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा है। और आबादी कितनी है? 24 करोड़। और हम कहां अभी 9% भी नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रीय औसत 16% का है, हम राष्ट्रीय औसत भी अचीव नहीं कर पाए। यह हालत टीकाकरण की है उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां टीका उपलब्ध नहीं है, टीका सेंटर्स में मारपीट हो रही है या 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें। इतना बड़ी ये मेडिकल नेग्लिजेंस शायद ही कहीं देखने को मिले जो उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि टीकाकरण पूरे देश भर में सबसे कम उत्तर प्रदेश में क्यों है। क्या कारण है कि आप सिर्फ 9% लोगों तक टीका पहुंचा पाए, जबकि राष्ट्रीय औसत 16 है। और कई ऐसे राज्य हैं जो 30% के ऊपर जा चुके हैं टीकाकरण में। और वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स हमेशा ये कहते हैं कि टीका ही कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। तो आप टीकाकरण की स्पीड को तेज क्यों नहीं करते हैं? कहां गया वो ग्लोबल टेंडर? आपको याद होगा कि बड़े धूम धड़ाके के साथ बयान जारी हुए थे
हेडलाइंस बनी थी, ग्लोबल टेंडर। मुझे लगता है कि वो लोग ग्लोबल की परिभाषा भी नहीं जानते हैं जो ग्लोबल टेंडर बना रहे हैं। जब भारत में सिर्फ स्पुतनिक वैक्सीन ही केंद्र सरकार और डीजीसीआई ने अप्रूव की है, तो कोई दूसरी वैक्सीन कोई राज्य को क्यों दे देगा? ये एक सामान्य समझ की बात है। इसीलिए कहता हूं कि कोरोना को हैंडल आईएएस और मंत्री नहीं कर सकता। कोरोना को विज्ञान हैंडल करेगा, विज्ञापन नहीं करेगा। कोरोना को साइंटिस्ट, डॉक्टर, महामारी के विशेषज्ञ हैंडल करेंगे, मंत्री, अधिकारी या कोई ओहदेदार नहीं कर सकता है। इस बेसिक चीज को समझने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि ग्लोबल टेंडर आपने निकाला और एक वैक्सीन के डोज नहीं मंगा पाए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने 24 करोड़ लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या आपने लोगों को झूठी दिलासा दी? कहां है ग्लोबल टेंडर और क्या हुआ उसका? कहां है फाइजर? एक स्पुतनिक के अलावा क्या उपलब्ध है? और वो भी उत्तर प्रदेश में आज तक आप उपलब्ध नहीं करा पाए। आवश्यकता से भी बेहद कम डोजेज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हैं। कारण यह कि टीकाकरण पर सरकार की प्राथमिकता न होना। और उससे भी ज्यादा घातक बात है, आपने पहले सुना होगा कि संभल में कुत्ता काटने वाला वैक्सीन एक मरीज को दी गई थी कोरोना के नाम पर। एक जनपद है सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। वहां पहले लोगों को कोवैक्सीन दी गई पहली डोज, और 20 लोगों को कोविशील्ड दे दी गई। यानी पहली डोज किसी और वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी और वैक्सीन की। यह आपराधिक लापरवाही है। यह 20 लोगों की जान लेने की कोशिश है। यह एक तरीके से लोगों को हत्या करने का प्रयास है। यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि जिनको कोविशील्ड लगी थी उनको कोवैक्स लगा दे रहे हो, जिन्हें कोवैक्स लगी थी उनको कोविशील्ड लगा दे रहे हो। क्या इंसानी जानों की आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं है? यह हत्या का प्रयास है। यह लोगों के जीवन के साथ खेलना है और लोगों के जीवन की कीमत को न समझना है। मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थनगर के चीफ मेडिकल अफसर के खिलाफ 307 की एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन डॉक्टर्स और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जिन्होंने इतना भयानक मेडिकल नेग्लिजेंस किया? अगर वो 20 लोगों में किसी को मौत हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात बात पर पत्रकारों और दूसरे लोगों पर एफआईआर करने वाले क्या अपने डीएम, सीएमओ और डॉक्टर्स पर एफआईआर करेंगे? क्या यह सामान्य बात है? अगर इसका रिएक्शन हुआ और कुछ बड़ी घटना हो गई तो ये 20 लोगों की जान गई तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। ये सब घटनाएं बताती हैं कि हम किस प्रकार की स्वास्थ्य के मामलों में अराजक व्यवस्था का शिकार हैं। ये कोरोना नरसंहार की तस्वीरें डराती हैं। क्या इस देश में मृतक लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि उनका सम्मान से अंतिम संस्कार न हो? और अगर महिलाओं की और पुरुषों की लाशें गंगा किनारे दफन हो तो आप कब्र से कफन नोच लीजिए। क्या इस देश में मृतकों के लिए अधिकार नहीं है? भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है, देश के सुप्रीम कोर्ट उन्हें अधिकार देता है। और ये बताया जाना चाहिए कि लाशों की इस दुर्दशा के पीछे के कारण क्या हैं, कौन इसके प्रति जिम्मेदार है। और राज्य सरकार जो हमेशा डिनायल मोड में रहती है उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये उसकी नाकामियों की लाश है। असंख्य लोग जो मारे गए हैं कारण उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है, और उस नाकामी को स्वीकार न करना घटना की भयावहता को और बढ़ाना है। बहनों भाइयों, मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ बयान सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को मैंने आयोजित किया है और इस विषय पे गंभीरता से बात करेंगे। वही सहारा थे हमारे बच्चों के। 3 बेटियां हमारी हैं, बच्चों को नहीं सहारा था। दिन में जुटे रहते थे, इनके सहारा जिए बच्चे हमारे। विजय मंदिर कह दो हमारी एक बच्ची की नौकरी लगवा दे हमारे, कि हमारा घर तो चल सकता है कि बच्चा लग जाएगा। जो सिर्फ पापा ही हमारे एकमात्र सहारा थे। सिर्फ पापा ही के भरोसे हम लोग जो कुछ कर रहे थे, सिर्फ पापा के भरोसे कर रहे थे। पापा भी हमारे छोड़ के चले गए। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। कम से कम हमें एक नौकरी तो मिलनी चाहिए, हम अपने बहनों को पढ़ा लिखा सके, अपना परिवार चला सके, अपना घर बार देख सके। हॉस्पिटल लेके इधर उधर दौड़े, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई 20 तारीख तक। और उसके बाद 3 दिन में जो है पिताजी की मृत्यु हो गई। उससे पहले मेरी भाभी की मृत्यु हुई थी,
फिर जिस दिन माता जी की मृत्यु हुई उसी दिन मेरी बड़ी अम्मा है उनकी मृत्यु हो गई। तो 4 लोगों को हम सर अपने परिवार में खो चुके हैं, अकेले अब हम ही बचे हैं जो बचे हैं। मैम ये कब से बंद पड़ा हुआ? पड़ा तो सब काफी दिन से, कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, सब ऐसे ही गंदगी रहती है। ये कभी खुला आप लोगों के सामने जो कि यहाँ पे कुछ दवा दी गई, सर्दी खांसी बुखार जुकाम की कभी दवा दी गई यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 40-42 आदमी की मृत्यु हुई है। उस वक्त तो अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा मंजर था, बहुत बड़ी बीमारी का कारण बना था। आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको यही तस्वीर, यही रुदन, लोगों का यही विलाप मिलेगा जो मन को बहुत द्रवित करता है। अंदाज़ा लगाइए कि जिसके परिवार के कमाऊ सदस्य, जिसके पिता का या जिसके परिवार के मुखिया का निधन हुआ है, अब उनके सामने जीवन में आगे अंधेरा है। उनके सामने जीवन कैसे चले, इसको लेकर एक बड़ी परेशानी, विपत्ति है उनके समक्ष। आज की डिबेट में मेरे साथ राघवेंद्र सिंह हैं बीजेपी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, वैभव महेश्वरी हैं आम आदमी पार्टी से, जितेंद्र सिंह चौहान रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं। इनको मैंने विशेष रूप से बुलाया क्योंकि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन इन्हीं की सोसाइटी बांट रही है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज नोएडा से मुझे ज्वाइन कर रही हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद। राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, अपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। गांव ग्रामीण से राघवेंद्र जी, जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह का रुदन है, ये बड़ा विचलित करता है। और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार अब तक स्थिति को सामान्य क्यों नहीं कर पाई है? देखिए, हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोरोना संक्रमण से ईमानदारी से लड़ने का काम कर रही है। इसमें कतई बिल्कुल अशोक्त कोई बात नहीं है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये एक वैश्विक बीमारी है, महामारी है। इसको उसी तरीके से लेना पड़ेगा। व्यवहारिक बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अमेरिका जैसा देश, साधन संपन्न देश, जो भारत से 5 गुना, जिसकी आबादी कम और उसका क्षेत्रफल भारत से 4 गुना ज्यादा है, वहां पर 5 लाख से अधिक मौतें हो गई है। मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता हूँ। अगर एक भी हमारे देश में मौत होती है तो बहुत कष्ट का विषय है। उत्तर प्रदेश की विशालता भी इसका एक कारण है। पिछली बार जो पिछली सरकारें जो हैं, उन लोगों ने हमको क्या दिया? आपसे अगर प्रदेश संभल नहीं रहा तो आप कह रहे हैं कि प्रदेश बहुत बड़ा है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है आपका राघवेंद्र जी। आपसे प्रदेश अगर संभल नहीं रहा है तो आप कह रहे हैं कि प्रदेश बहुत बड़ा है। ये बहुत गैर जिम्मेदारी वाली बात है। दौरा कर चुके हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और ये जो देहात की बात बता रहे हैं आपकी, मैं रिपोर्ट पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं भी देहात से ही संबंधित हूँ। मुझे हो सकता है मैं वहां पर ना पहुंच पाया हूं जहां आप ये रिपोर्ट बता रहे हैं। मैं भी देहात से संबंधित हूँ। वहां पर कोई इस प्रकार की तस्वीर मुझे नजर नहीं आई। नजर उल्टी तस्वीर आई। वहां वैक्सीनेशन सेंटर में आदमी वैक्सीन लगवाने ही नहीं जा रहा है। वास्तविकता तो ये है। और बहुत से समाचार पत्रों में फोटो छपी हुई है। जब वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर जाते हैं तो वो लोग नदी तालाब में उतर जाते हैं। तो ये कौन लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं? क्या ये दूसरे प्रदेश के नागरिक हैं? क्या ये दूसरे प्रदेश के लोग हैं जिनकी मौतें हो रही हैं? भी उसकी तारीफ की है। मुझे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इनसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लगातार जो किसी समय उत्तर प्रदेश में 38,000 रट कर आए हैं ये, क्योंकि और कोई सवाल ही नहीं ले रहे हैं। 3,000 के आसपास आ गए हैं। हाँ, सब WHO भी तारीफ कर ठीक है, ठीक है। देश के जो हमारे मर रही लाशें भी ये सर्टिफिकेट हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उदयवीर जी शुक्रिया आपका। आप देखिए जिस प्रकार के हालात प्रयागराज में दिखाई दिए। सिद्धार्थनगर की घटना तो मुझे बहुत अचरज में डालती है कि भाई लोगों ने वैक्सीन का कॉकटेल बना दिया। जिसको कोविशील्ड लगी थी उसको कोवैक्स ठोक दिया, जिसको कोवैक्स लगी थी उसको कोविशील्ड ठोक दिया। अगर यह हत्या का प्रयास और क्रिमिनल नेग्लिजेंस न माना जाए तो फिर इसको क्या माना जाए? ग्रामीण क्षेत्र की हालत आप देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली पूरी ढह चुकी है। ब्रजेश जी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और हत्या का प्रयास के साथ साथ क्रिमिनल टॉलरेंस भी माना जाना चाहिए। जब ये घटना आपके और सारे देश के जानकारी में आ गई, वैक्सीनेशन एक मजाक का पात्र विषय बन गया लोगों के लिए जी, तो ऐसे समय में सरकार का त्वरित रूप से पीड़ितों को और डॉक्टरों के प्रति कोई एक्शन न लेना, कोई रिएक्शन न देना, जिनसे भी ये भूल हुई, लापरवाही हुई, इसे जो भी कहिए, ये क्रिमिनल टॉलरेंस भी है। और ये सरकार, अभी हमारे प्रवक्ता महोदय ने एक भाषण पढ़ के सुनाया
जी। उन्होंने कहा पुरानी सरकार, लोग वैक्सीन लगा नहीं रहे। अरे वैक्सीन नहीं लगा रहे, आप स्लॉट ओपन करते हैं, वो फुल हो जाता है, आपको रोकना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे, सच्चाई ये है। आप वैक्सीन दे नहीं पा रहे, रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा, और आप लोगों को दोषी ठहराए जा रहे हैं। एक होता है अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपनी कुछ मजबूरियां होना, कुछ कमजोरियां होना और उनका इंतजाम करना, और दूसरा होता है समस्या को स्वीकार ही न करना और पूरे देश में भाषण देते हुए घूमना। जी। मुख्यमंत्री जी दौरे पे निकले हैं, लाल कारपेट पे घूम रहे हैं, न जनता की सुनते हैं, न मरीजों से बात करते हैं। सूचना देने वाले जो पत्रकार हैं वो चिल्लाते रह जाते हैं, उनका सवाल नहीं लेते हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी अपनी परेशानी बताना चाहते हैं, उनको उठा के बंद करा देते हैं। विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की सुनना नहीं चाहते, उनको घरों में कैद करा देते हैं। तो क्यों घूम रहे हैं जिले जिले? अगर आपको जिलों में जाना है तो जनता से बात करिए, वहां के पत्रकारों की सुनिए, वहां के विपक्षी दल के प्रतिनिधियों की भी बात सुन लीजिए। आपको सुनने में भी दिक्कत है। आपको कोई मांग पत्र दे रहा है, उस मांग पत्र पर कार्रवाई करना न करना आपका काम है। ग्रामीण क्षेत्र के उदयवीर जी, पीएचसी और सीएचसी की क्या हालत है? जो सरकार आप जो दिखा रहे हैं वो हालत है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? जो चीज आप सजीव दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, मैं विपक्ष का आदमी हूं, आप न्यूट्रल व्यक्ति हैं, एक समाचार पत्र, एक चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिम्मेदार चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप 1009 गांव घूम लिए हैं, जो आप दिखा रहे हैं वो अपने आप में साक्ष्य है। राघवेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को कहना चाहिए था कि आप ब्रजेश जी ये रिपोर्ट मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करता हूं। मैं तैयार हूं, अगर सरकार को मुझसे चाहिए तो मैं 1900 गांव की रिपोर्ट देने को तैयार हूं। नहीं, मैं इसमें एक और बात कह रहा हूं, क्रिमिनल टॉलरेंस में एक और बात आती है। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह कोई नया हंगामा शफूका खड़ा कर दे, जिससे लोगों का ध्यान हट जाए। अभी आपने सुना लोग मर रहे हैं और आप दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले कि न बदले, डिप्टी सीएम को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दें, कि नया प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए, वो शर्मा जी आए, उन्हें डिप्टी सीएम बनाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। जब पहले लोग बीमार हो रहे थे तो आप बंगाल में भाषण दे रहे थे, आप पंचायत चुनाव करा रहे थे। थैंक यू, तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, वैभव महेश्वरी, सरकार जिम्मेदारी लेने की जगह जी, लोगों को राहत देने की जगह धन्यवाद, सुविधा देने पर विचार करने की धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी अपनी बारी में बोलिए, राजनीति में अपनी अपनी बारी में बोलिए। आप सबसे आग्रह, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गांव ग्रामीण में हुई अधिकांश मौतों का कारण हमारी रिसर्च, हमारी रिपोर्ट और हमारे संवाददाता जो 1900 गांवों तक पहुंचे, लगभग ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अभी ये हमारे पास सुबह तक की रिपोर्ट है, अधिकांश जगह मौतों का कारण गांव में जो ग्रामीण जन स्वास्थ्य प्रणाली है उसका अभाव है, और ये अभाव इतना बड़ा है कि लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। गांव में ही अधिकांश लोगों ने दम तोड़ दिया, इलाज नहीं मिला। ब्रिजेश जी, ये बात तो सही है कि हालात बड़े ख़राब हैं, और शहरों में अब जो सिलसिला बता रहे हैं कि थमा है और अब गाँव की तरफ बढ़ गया है, तो उसका कारण भी यही है कि गाँव में जो बेसिक बहुत प्राइमरी अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो भी ना कभी थे ना, और आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं है। और इस सरकार की बहुत खास बात यह है कि जब कोई विपत्ति आती है तो ये बहुत तेजी से और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज पर खर्चा करना और बढ़ा देते हैं। तो प्रचार पर इतना ज़्यादा जोर है और पीआर पर इतना ज़्यादा जोर है कि असली काम करने का इनको मौका नहीं मिलता। अभी कलकत्ता चुनाव से फ्री हुए, फिर बीच में थोड़ा सा कॉन्डोलेंस मोड में आ गए, उसके बाद अभी इन्होंने यूपी के चुनाव पर चर्चा चल रही है, यूपी में फेरबदल करेंगे। सही बात यह है कि प्रदेश को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई पार्टी जिसके कैरेक्टर में ही काम करना नहीं है, जिसके कैरेक्टर में ही कोई साइंटिफिक बात करना नहीं है, किसी चीज को लॉजिकली डील करना नहीं है, वो चेहरे बदल कर क्या डिलीवरी कर पाएगी? तो ये तो कभी कोई डिलीवरी ऐसी हो ही नहीं सकती। अब उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो एक पैरासीटामोल भी अगर खाने को तरस जाएं और उसके बाद जब उनकी लाशें दफनाने के लिए नदी के किनारे पर वो दफना देते हैं, तो आज समाचार पत्रों से लेकर सभी को आप मैनिपुलेट करके ये कहलवा रहे हैं कि नहीं, ये सब तो मंजर देखने को मिलते ही रहते हैं। तो आप गंगा के किनारे के जो भीषण मंजर हैं जहां पर चुनरी और रामनामी चादरें पड़ी हुई हैं, तो ये कह के जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये सब तो कॉमन चीज है।
तो क्या चील और गिद्ध नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, ये कॉमन चीज है, ये इनके लिए बहुत साधारण बात है। अगर ऐसी साधारण बात है तो इस सरकार से जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए तो समझ लीजिए कि महामारी से मुक्ति हमें इस प्रदेश को ये जो लगभग आधी मिल वैक्सीन गई। का कॉकटेल बनाया गया ये कोई सामान्य घटना है? मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी हिस्से या किसी देश में इस प्रकार की स्वास्थ्य अराजकता रही हो कि कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगा दिया जाए, फिर उससे बचिए तो वैक्सीन का कॉकटेल बना दिया जाए। भाई ये तो गजब है। इस समय इस सरकार में जीवित रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जीवित रहना ही इस सरकार की गवर्नेंस का मॉडल है कि आप जिंदा हैं। देखो आप कहां मरे, हमने आपको इस तरह की गवर्नेंस दी कि आप मरे नहीं अभी तक। हमारे स्कूल में, बच्चों के स्कूल में वैक्सीनेशन आया था 2 साल पहले रूबेला का। हमारे समेत, मेरे समेत कई पेरेंट्स ने मना कर दिया कि इस सरकार के द्वारा प्रायोजित आयोजित किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे हम भरोसा नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को यह भी भरोसा नहीं कर सकते कि सरकार ने उसमें कोल्ड चेन मेंटेन की होगी कि नहीं की होगी। और अगले ही दिन समाचार पत्रों में आया कि सीतापुर में 18-20 बच्चे बुरी तरह से बीमार पड़ गए रूबेला टीका लगवाने के कारण। तो इतनी ज्यादा इनकी अच्छा, राघवेंद्र की बात आपने सुनी है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। भाई ये तो आप चुनाव लड़ने के पहले ही कह दिया करिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हमको बस 2 जिले से वोट चाहिए, इससे ज्यादा के काबिल ना हम हैं और ना ही हमें इससे ज्यादा की हमारी क्षमता है। तो ये बहाने बनाना आप वो कर पर वो तो कह रहे हैं अमेरिका में भी लोग मारे गए, पर मुझे अमेरिका में ये दृश्य नहीं दिखा कि लोग अपने ही देश में ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर तड़प के मरे हो। जब आपको नफरत फैलानी हो तो आप बांग्लादेश और पाकिस्तान पकड़ लीजिए, जब आपको अपने फेलियर छुपाने हो तो आप अमेरिका से कह दीजिए कि हम वहां से कम हैं, वहां से ज्यादा हैं। तो ये लोग बहुत ऊपर नीचे का जगलिंग में बड़े मास्टर लोग हैं, इनसे जीतना बड़ा मुश्किल काम है। इनसे साइंटिफिक एटीट्यूड बस की बात मत करो, बाकी गाय गोबर गौमूत्र में ये चैंपियन है ये लोग। इसमें कोई अब मैं इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह चौहान है, कार्यकारिणी के सदस्य हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, इन्हें आमंत्रित करता हूं। इनको आज बुलाने के पीछे मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस नाम की एक भयानक बीमारी है। इस बीमारी के लिए जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही सरकार उपलब्ध करवा रही है। और ये ऐसा इंजेक्शन है कि जो 9 अधिकारियों की अनुमति और उनकी जांच और उनके लिखित दिए जाने के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे पैसे लेके, जो भी रेट निर्धारित हैं, तब वो उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। लेकिन ये जब 9 चक्र की अनुमति और इजाज़त और लिखित लेने के बाद आप रेड क्रॉस सोसाइटी जा रहे हैं तो वहाँ इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है जितेंद्र जी कि आप लोगों को आवश्यकता के हिसाब से इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं? क्या आपके पास इंजेक्शन रखे हैं और आप दे नहीं रहे हैं, या फिर आपको सप्लाई नहीं आ रही है? क्योंकि आपके दफ्तर में मैं देखता हूं कि रोजाना हंगामा मारपीट होती है, आपके अफसरों के साथ गाली गलौज लोग करते हैं, क्योंकि करेंगे ही भाई अगर उनके परिजनों के साथ ऐसा हो रहा है तो। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस इंजेक्शन के बारे में आपने उठाया है, ये है आज के दौर में। और मैं सारे राजनीतिक दलों से भी बोलता हूं कि आप विषयों को लेकर के मैदान में आइए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप चीज़ों को देखिए। मैं आता हूं इस इंजेक्शन का, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी थी, उसका बहुत कालाबाजारी हो रही थी। हम लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को, क्योंकि हम लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, तो हम अपनी जिम्मेदारी के तहत प्रशासन से बात करके उन्होंने हमको इस इंजेक्शन के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आमंत्रित किया। 6 तारीख से रेमडेसिविर इंजेक्शन को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से जितने हमारे पास संसाधन थे हमने उसको प्रचारित किया कि नहीं, मुझे ये ब्लैक फंगस वाला बताओ। मैं वहीं पे लेके आ रहा हूँ। उसको हम लोगों ने 1.5 दिन में नियंत्रित करके पूरी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से उसको आम जन को उपलब्ध कराया। और आज देखिए तो उस इसके बाद में अचानक ये 17-18 तारीख से ब्लैक फंगस के ऊपर जोर शुरू हुआ, इस इंजेक्शन की डिमांड शुरू हुई। तो प्रशासन ने ये जिम्मेदारी उस डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया था, तो हम लोगों के ऊपर दी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप ही लोग ऑपरेट करिए। हम लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो प्रक्रिया उन्होंने दी, पहले जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए था कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, आइडेंटिटी पेशेंट की ले आइए और गार्जियन की आइडेंटिटी ले आइए। हमारे पास आते थे, हम उसको वेरीफाई करते थे और सीएमओ के ऑफिस से मिल जाता था। पर इसमें मुझे बताया गया कि 9 चक्र की जांच के बाद ये एक बड़ी विचित्र सी और विडंबना है, बात है कि इसको कमिश्नर कार्यालय ने इसको अपने हाथ में लिया। मैं मानता हूं कि उसके पीछे उनकी मंशा ये रही कि इसकी कालाबाजारी ना हो, एक जांच प्रक्रिया बढ़ाई। 9 चैनलों पे 9 स्टेप बनाए इसके प्रक्रिया के मेडिकल। भाई चौहान साहब एक बात बताओ, अगर 9 जगह मरीज का परिजन भाग भाग के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की अनुमति लेता घूमतागा, जब तक उसको इंजेक्शन मिलेगा तो ये इंजेक्शन अस्पताल में काम नहीं आएगा, शमशान घाट में फिर उसके काम आएगा।
9 चरणों की प्रक्रिया अपनाने के बाद में वो तीमारगार हमारे दरवाजे पे आता है, तो हमारे पास में उसकी उपलब्धता नहीं रहती है। हम आपको बताएं 19 तारीख से इसका पर्चा काटना शुरू हुआ, आज लगभग 6 दिन हो गया है। प्रशासन ने लगभग 90 पर्चे काटे हैं और उसमें उन्होंने 3 दिन का डोज निर्धारित किया है। एक व्यक्ति को 3 दिन का डोज हम देंगे। 18 इंजेक्शन चाहिए, लगभग 18 इंजेक्शन चाहिए। लगभग नहीं, 18 ही चाहिए। नहीं, किसी को 6 इंजेक्शन प्रतिदिन के हिसाब से 18 इंजेक्शन एक व्यक्ति को। सर किसी के वेट के हिसाब से किसी को 8 भी चाहिए, किसी को 5 भी चाहिए। हम 6 ही मान के चल रहे हैं, 18 इंजेक्शन ही एक व्यक्ति को चाहिए। और अभी तक की स्थिति क्या है कि रेड क्रॉस सोसाइटी को 20 तारीख से लेकर के आज तक कुल 162 इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि अगर आप देखिए तो 90 लीटर हैं, 162 इंजेक्शन है। और इस इंजेक्शन की स्थिति क्या है कि एक डोज अगर आपको दी है तो लगातार आपको देनी है, और ये डोज 3 दिन ही नहीं देनी है। आपको कितने इंजेक्शन अभी मिले आज हमें कोई इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हुआ है, और जबकि आज आपको 1100 इंजेक्शन कम से कम चाहिए होंगे। हमको आज जिस तरीके से पर्चे काटे कम से कम 600 से 700 इंजेक्शन तो रोज हमें चाहिए ही चाहिए। और आपके पास कोई स्टॉक नहीं है? हमारे पास कोई आज स्टॉक तो रोज क्यों गाली खाते हो फिर? हम एक जिम्मेदार, क्योंकि हम देख रहे हैं उन लोगों के पास तो कोई दरवाजा नहीं। ये काम तो प्रशासन का है, आप कर नहीं पा रहे हो। आपको नहीं, गाली कौन खा रहा है? रेड क्रॉस सोसाइटी। सर हम अगर मैं 9 जगह की परमिशन लेकर आया हूं और आपके कहता हूं कि चौहान जी मुझे इंजेक्शन दो, आप नहीं दोगे तो हम तो आपको भला बुरा कहेंगे। सर हम उन लोगों को फेस कर रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है कि कोई उनकी सुने। हम मतलब उनकी पीड़ा का एहसास है आपको? पीड़ा के साथ हम रात में 2 बजे भी फोन उठाते हैं, हम सुबह 6 बजे क्या भी फोन कहते हैं उठाते लोग? आप पे गुस्सा करते हैं? बुरी तरीके से गुस्सा करते हैं। कल का आपको वाकया हम तो बताएं। उनको बताओ ना कि कमिश्नर साहब का फोन करो। हम लोग बोलते हैं वहां से, कमिश्नर का नंबर पब्लिक डोमेन में डाल दो, कह दो करो कमिश्नर को फोन। सर हम कल की बात बताएं, कल हमको कुल 25 मतलब इस देश में IAS अधिकारी डॉक्टर बना हुआ है इस राज्य में, मतलब ये कमाल की बात है। ये विडंबना है सर। ये मतलब दुनिया के किसी कोने में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कमिश्नर बताएगा कि किसको इंजेक्शन मिलेगा किसको नहीं। कमाल है भाई। लेकिन मैं आपके पेशेंस की भी सराहना करता हूं कि गाली खा के भी बैठे हुए हो। ओके, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत ही जानी मानी चिकित्सक हैं और कोरोना मामलों की बड़ी एक्सपर्ट हैं और कई डिबेट्स का हिस्सा रही हैं। डॉक्टर दीपाली बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। एक तो ये तीसरी लहर की जो बात है ये लोगों को काफ़ी भयभीत कर रही है। एक तो ये इशू बहुत गंभीर होता जा रहा है, दूसरा हमारे प्रदेश में कुछ जगहों पर वैक्सीन की कॉकटेल बना दी गई है। क्या ये सामान्य बात है या ये भयानक मेडिकल नेग्लिजेंस है? ब्रिजेश जी, ये भयानक मेडिकल नेग्लिजेंस ज़रूर है, मगर हम सब पे कुछ ब्लेसिंग है क्योंकि एक है इनएक्टिव वैक्सीन, एक उसका प्रोटीन फॉर्म, तो उससे पेशेंट को कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। इसीलिए अब जो गलती हो गई उसको सुधार करने के लिए इनको सारी वैक्सीन सेंटर पे, मुझे लगता है जहाँ पे नई ट्रेंड स्टाफ लग रहे हैं वहाँ पे हर जगह पे सिर्फ एक तरह की वैक्सीन दे, कहीं पे सिर्फ कोवैक्सीन दे, कहीं सिर्फ कोविशील्ड दे, कहीं सिर्फ स्पुत्निक दें। मगर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ है कि लोगों में आज भी, उत्तर प्रदेश में मैं देख रही हूँ, लोगों में हर जगह ही एक भय है, उन्हें वैक्सीन लेने से आज भी भय है। और मैं आपका चैनल की बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत सराहनीय है कि जब से वैक्सीन आई है आप लोग तब से लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीन ही सुझाव है। तो वैक्सीन और मास्क जो इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सबको करनी ही करनी है, और आपके चैनल में इतने जो पॉलिटिकल अलग पार्टीज के लोग हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वैक्सीन को जो ग्लोबल टेंडर हो रहा है या स्टेट प्रोडक्शंस है उसको बढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीकाकरण की क्वांटिटी बढ़े। अब जो कॉकटेल हो गया है मेडिकली उससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो उसकी अब चिंता ना करें। उन लोगों को इनफैक्ट एक स्टडी की तरह ले लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, और 1 महीने बाद एंटीबॉडी देखनी चाहिए, क्योंकि स्पेन में पाया गया था कि 2 अलग वैक्सीन ली गई तो वो ज्यादा फायदेमंद रहा, ज्यादा कारगर रहा कोरोना के अगेंस्ट। तो मैं तो यही ईश्वर से चाहूंगी कि ये इनके लिए अच्छा ही रहे, मगर आगे हमें कुछ उपाय बहुत तेज स्पीड पे करने ब्रिजेश जी बहुत जरूरी हैं थर्ड वेव के लिए। जी, किस प्रकार की हमें चुनौतियां हैं तीसरी वेव से निपटने के लिए? सबसे भयानक जो यहाँ पे दिख रही है वो तो है जो हमारे यहाँ लाशें पानी में जाए जा रही हैं। मुझे एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट नहीं पता कि वो कैसे घूम के हमारे फूड चेन में आएंगी, मगर वो ज़रूर आएंगी, वो हम सबको ज़रूर डराएंगी।
मुझे आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे एक मोबाइल होता है संस्कार करने के लिए, कुछ जनरेटर से, पेट्रोल या डीजल से वो मोबाइल इस तरह का बना दें गांव-गांव में, जहां पे लोग अपने दाह संस्कार कर सकें। वहां प्री रिकॉर्डेड हर तरह के संत का हो, क्रिश्चियन प्रीस्ट हो, मुस्लिम मौलाना का हो, सबका रिकॉर्डिंग हो सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ से। दूसरी चीज, जैसे ये रेड क्रॉस आगे आया है दवाई को लेके, ऐसी चीज ना हो आगे। ये तो गाली खाने के लिए बेचारे आगे आए, मैं तो इनके साथ बड़ी सिंपैथी रखता हूँ। नहीं, आपके चैनल की बहुत सराहनीय है कि रेड क्रॉस की आप इतनी इज्जत कर रहे हैं, मगर और एनजीओज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड पे ऑर्फन बच्चे एक्चुअली मैडम ये पंचिंग बैग है, जनता इनको पंच मारे, अफसरों को न मारे। और आपने सुना है कि कमिश्नर बताएगा कि किसको इंजेक्शन देना है, अंतिम अप्रूवल कमिश्नर की होती है। ये रेड क्रॉस नहीं तय करता कि किसे देना है, कमिश्नर तय करता है। आईएएस अधिकारी, क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है? नहीं। क्यों? अब ये तो हमारे यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है ब्रिजेश जी। अब जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, अगर एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रही तो पॉसाकोनाजोल जो ओरल टैबलेट है वो लिखनी चाहिए, और डॉक्टर्स को भी उतनी ही लिखनी चाहिए रोज की 2 या 3 पेशेंट को, क्योंकि मरीज मैडम मैं तो कहता हूं कि रेड क्रॉस क्यों, अगर पुलिस स्टेशन से इस इंजेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें, एक मरीज को जरूरत नहीं पड़ेगी इंजेक्शन की। बहुत अच्छा आइडिया है ब्रिजेश जी। हाँ, ये थाने को दे दें, झंझट खत्म। ये क्यों चौहान साहब गाली खाएं बेचारे? इनके यहाँ से रोज इनके अध्यक्ष साहब से मेरी बात होती है, वो बड़े पीड़ित थे, कह रहे हैं मिश्रा जी मैं किस झंझट में फंस गया। ओके, वीरेन जी मुझे हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेन जी, आज मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, आपने सीएचसी और पीएचसी से बड़ी रिपोर्ट्स जिलों से मंगवाई हैं, तो एक तो शुक्रिया आपका कि आप इतना जागरूकता लोगों के बीच स्वास्थ्य मामलों की ग्रामीण क्षेत्र में आप और आपके रिपोर्टर्स पहुंचा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे हालात हैं पीएचसी और सीएचसी से, क्या वो नशेड़ियों का अड्डा हो गया है, बिल्डिंगें ध्वस्त पड़ी हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखिए गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसमें कहीं भूसा भरा हुआ है, कहीं तबेला है, कहीं जंगल उगा हुआ है, कहीं डॉक्टर सालों से नहीं आए हैं। तमाम सारी सच्चाइयाँ निकल के सामने आ रही हैं। अब आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपया फूकती है सरकार इन पर, लेकिन जब वो दुरुस्ती नहीं है तो ऐसे सेंटरों से किसको लाभ हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, सरकार का पैसा कितना बर्बाद हो रहा है। और उत्तर प्रदेश तो वैसे भी बड़ा प्रदेश है, इनको अपने बहुमत पर बहुत नाज है कि हम 325 सीटें जीते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़े प्रदेश में हमारी सरकार है, और कितने मर रहे हैं उस पर इनको जो है बोलना नहीं है। वो खाली मीठा मीठा गप करेंगे ये, जो इनको फायदा पहुंचाए। आप ये बताइए कि बीजेपी 45% वोट पाकर अगर सत्ता में आई थी और 9% लोगों को ही इंजेक्शन लगा पाई है वैक्सीनेशन का, तो अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय कर रही है। नहीं, ये डेटा है मेरे पास और मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, पूरे देश में सबसे कम टीका अगर कहीं है तो ये उत्तर प्रदेश के भीतर है, सिर्फ 9%। देखिए उत्तर प्रदेश में जो तबाही आई, पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया ने भी देखा और जाना है इसको, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, सोशल मीडिया इतना तेज है। लेकिन अब ये पता नहीं कैसे कहते हैं कि साहब हमने बड़ा काम किया, आग लगने बुझने के बाद ये पानी लेकर आए और कहते हैं कि हमारी सच्चाई न बताओ। लोग सड़कों पर मर गए इलाज के अभाव में, अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, हाई कोर्ट के जस्टिस की मौत हुई, तमाम उसकी आलोचना हुई, जांच चल रही है। किस मुंह से सरकार ने व्यवस्था दुरुस्त की? आज 2 तारीख को मतगणना ग्राम पंचायतों की हुई थी, 24 दिन हो गए, अब गांव में तो मातम पसरा है, काफी लोग मर गए। अब रोज कितना मरे? क्या 2-3 साल लोग मरते रहेंगे? भाई स्वाभाविक है कि कमी आएगी। हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, प्रदेश की जनता ने, कमी आई है। भाई उड़न खटोला चल रहा है, पता नहीं किसको, जिनके किसी के पिता मर गए, किसी की माँ मर गई, किसी के यहाँ दोनों मर गए, तो जिनके यहाँ मरे उनके यहाँ क्या मदद पहुंची ये भी तो बताए सरकार, कि भाई उनके यहाँ खाने को नहीं है, या उनके बच्चों को संविदा को नौकरी दिला दें, या उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद ही कर दे। अभी तक सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया।
ये सब बातें लोगों को कचोटती हैं। अब भाई उनकी पूरी जिंदगी अंधेरी हो गई। अब उनके लिए न बाप का साया है कि जो उनको उनके जीवन को रोशनी दिखाए, न घर में माँ है कि जिसके आंचल में वो छुप के रो सके। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं अपने माँ बाप के लिए, उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसी लखनऊ में, प्रदेश के विभिन्न जिलों में चीज़ें आती हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि ठीक है, सरकारें तो आती जाती रहेंगी। हमने ये महामारी मुंह पर मास्क ना लगाने की वजह से झेली, लेकिन लोग याद रखें कि आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी अगर आज हमने मुंह पर ताला लगा रखा। आज खुल के बोलना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा नुकसान होगा। हर चीज़ को सरकार के दबाव में या सरकार के पक्ष में नहीं बोला जा सकता। सरकार भी कोई नहीं चाहती कि हमारे नागरिक मारे जाएं, लेकिन जब सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तो रामनामी भी खींच ली जाएगी शमशान से आकर, और आप मुर्दे भी नंगे घूमेंगे। अब तो यही दिख रहा है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन का हाल आप जान लो। आज पंजाब की सरकार को अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम तुमको नहीं देंगे वैक्सीन, हम तुम्हें नहीं जानते, हम खाली केंद्र सरकार को जानते हैं और उन्हीं के साथ हमारा व्यवहार है। तो अब एक राज्य को तो मनाही हो गई। अब चाहे आप ग्लोबल टेंडर करें, चाहे आप अमेरिका, चीन, जापान कहीं मांगें, जब वो आपको देने के तैयार है, वो कह रहे भारत की सरकार आए, वो बात करे तो वो सामान ले। तो अब तो ये देखिए तमाम सारी बातें आ रही हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है, कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि मतलब आपका पत्रकार? पत्रकार भी उसी में से है। देखिए, इस देश में जब जब संकट आता है तब तब कवि, साहित्यकार, पत्रकार, इन सबको, व्यंग्यकार, इन सबको बोलना पड़ेगा, इन सबको चीजें लानी पड़ेंगी सामने, क्योंकि तंत्र में हो सकता है तभी उसके बाद वो तंत्र हिले चले, क्योंकि वो अपने आकाओं को, सरकारों के आंख पे पट्टी बांध देता है और हर चीज को वो निगेटिव दृष्टिकोण से दिखाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार जितने गाल बजा रही है उतना जनता को कोई राहत नहीं है। इनके विधायक, मंत्री, विधायक कितने मर गए, मंत्री मर गए, इनके कार्यकर्ता चिल्लाते रह गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। ये किस मुंह से बात करते हैं? अब ये जोड़ तोड़ में लगे हैं कि ब्लॉक प्रमुखी जीतो, जिला पंचायत अध्यक्षी जीतो। भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उत्तर प्रदेश की जनता से, उसमें वो असफल हो गई। पारदर्शी व्यवस्था की बात करते हैं। चलिए जी वीरेंद्र जी, 4 लाइनें कहूँगा। जो लोग चांद, सूरज सब पर कदम रख रहे थे, प्लाट दे रहे थे, आज वो सब लोग सुने कि चांद जिनके कदमों में सूरज खिलौना हो गया, मगर इस दौर में उनका कद बौना हो गया। और शहर के दंगों में जब मुफलिसों के घर जले तो कोठियों के लान का मंजर सिलौना हो गया। और यूं तो आदम के बदन पर भी था पत्तों का लिबास, लेकिन बालू क्या उड़ी कि मौसम घिनौना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी मौजूद बात आपने कही। राघवेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, जो मेरे पास नेशनल डेटा मौजूद है वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। आप सिर्फ यूपी की 9% आबादी तक वैक्सीन पहुंचा पाए हैं, जबकि दूसरे राज्य कोई 30-35% तक वैक्सीनेशन अपने राज्यों में कर चुके हैं, और इस देश का राष्ट्रीय औसत 16% है। तो आप सोचिए कि आप टीका तक अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और ये डेटा भारत सरकार का है। नहीं ब्रजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर चीज का एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है। ये बात सही है, आप जो बताया 9% वो बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है, आपको इस विषय पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग एक साथ सभी को आमंत्रित कर देंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर में एकदम से भीड़ हो जाएगी। हो सकता है जो टीकाकरण में जितना नुकसान ना हो, उससे ज्यादा नुकसान जो है वहां पर हो जाए। तो बहुत ही सोच समझ के 3 लाइन के लोगों ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने
डॉक्टरों के परामर्श के पर बाद दूसरे राज्य कैसे कर पा रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके यहाँ विशेष टाइप का कोरोना है? ब्रजेश जी, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आप ये मानिए। वैक्सीन सेंटर 2000 काम कर रहे हैं। तो फिर सिर्फ 9% वैक्सीन क्यों? लोगों का लगातार राघवेंद्र टीकाकरण होगा। जी, मैं बहुत तार्किक सवाल कह रहा हूं, फिर सिर्फ 9% क्यों? पूरे देश में सबसे पुअर परफॉर्मर उत्तर प्रदेश क्यों? थोड़ी सी धीमी है। धीमी इसलिए है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे सीमित लोगों को ही बुलाया जा रहा है। तो दूसरे राज्य कैसे बेहतर कर ले रहे हैं? समय रहते सभी का वैक्सीनेशन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आज के प्रवक्ता होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह चुके हैं। तो इतना पुअर परफॉर्मेंस क्यों है उत्तर प्रदेश का? अरे आप बात नहीं समझ रहे ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के घनत्व को देखते हुए अगर सबको इकट्ठा बुला लेंगे तो हो सकता है वहां संक्रमण ज्यादा फैल जाए। पर एक बात बताइए, संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ही की सरकार, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, राघवेंद्र जी मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, सर्वाधिक 35% वैक्सीनेशन हो चुका है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का शासन है, वहां पर 27% हो चुका है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, 27% हो चुका है। राजस्थान, केरल, गुजरात में भी आपकी सरकार है, वहां 24% हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 9% है। ये मेरी चिंता है। ब्रजेश जी, आप या तो मेरी बात समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2000 सेंटर जो है 45 साल से ऊपर के लगातार काम कर रहे हैं, उसमें जो है सीमित संख्या को ही बुलाया जा सकता है। तो सेंटर से बढ़ा दीजिए ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? 10 से 11 बजे का, 11 से 12 बजे का, तो सीमित लोग ही आते हैं। अगर उसमें संख्या बढ़ा दी जाएगी तो हो सकता है संक्रमण का प्रभाव ज्यादा फैले। नहीं, उस सेंटर की बजाय अभी आपने मैं एक फार्मूला देता हूं ना, 2000 की जगह 6000 सेंटर खोल दीजिए। जी नहीं, ठीक है, वो अगले 1 तारीख से इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ चुका है, 1 तारीख से सेंटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये यकीन मानिए। और आपका वो ग्लोबल टेंडर कहां गया है? जी, ग्लोबल टेंडर कहां गया? ग्लोबल टेंडर किया गया था, उसमें अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आया उसके। देखिए, व्यवहारिक कठिनाइयां भी बहुत सी होती हैं। हमको अब एक काम करो, आप एक यूनिवर्सल टेंडर निकालो, आपकी जगह एक नया नाम दो, एक नया जुमला दो आप, यूनिवर्सल टेंडर। नहीं ब्रजेश जी, देखिए व्यवहारिक बात किया करिए ब्रजेश जी, बहुत कठिनाई होती है इस प्रकार से डिबेट करने में। देखिए, हमको वसीयत में क्या मिला है इस बात पर भी जरा गौर करना चाहिए। भाई साहब, 5वां साल चल रहा है, योगी आदित्यनाथ 5वां साल चल रहा है, ईमानदारी से काम कर रहे थे। जब बेड से उठे तब भी लगातार एक दिन 5वां साल चल रहा है, आपको कितना समय चाहिए? अप्रैल का महीना पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं गए थे। व्यवहारिक बात करिए ब्रजेश जी, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम कर रही है, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, WHO ने उसकी तारीफ की है, लगातार जो है गिरावट आ रही है जो संक्रमण में। वर्तमान में आज का जो है, पर ये नहीं बताएंगे कि टीकाकरण में सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश सरकार क्यों है? ये इसका जवाब आप नहीं देंगे। भाई, ये प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि टीका ज्यादा से लगे, आप प्रधानमंत्री जी की भी बात नहीं मानते हो। नहीं, टीका ज्यादा से लगे बता तो रहा है, 4 दिन आप और इंतजार करिए, 1 तारीख से सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। ओके, उदयवीर जी, आप मुझे बताइए, टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे फिसड्डी है। अब मैं पूछ रहा हूं तो कह रहे हैं कि नहीं, आप समझना नहीं चाहते हैं, और जबकि इन्हीं की पार्टी की दूसरे राज्यों में सरकार है, उसने ज्यादा टीका लगा दिया है। उदयवीर जी, गो अहेड। थैंक यू राघवेंद्र जी, थैंक यू। देखिए, योगी जी से ज्यादा अहंकारी मुख्यमंत्री कोई नहीं है। न उन्हें कोई सलाह दे सकता है, न वो किसी की बात सुन सकते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें बयान देने का बहुत शौक है। उन्होंने बयान दे दिया कि कोई ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं है। उनके लोगों ने ग्लोबल टेंडर का बयान दे दिया। कौन कहता है आपसे कि काम होने से पहले ही घोषणा कर दीजिए? जी, आप ग्लोबल टेंडर करते, हो जाता तो बताते। सवाल यह है, ये कह रहे हैं वसीयत में कुछ नहीं मिला। योगी जी जो है अपने पिताजी के लिए नहीं गए। लोग कह रहे हैं कि जब उन्हें अपने पिता की चिंता नहीं है तो वो तुम्हारे पिता की क्या चिंता करेंगे? भाई, क्यों आशा कर रहे हो योगी आदित्यनाथ जी से? सवाल यह है, न आप प्रदेश के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हो, आप केवल 8-9
चमचे चापलूस बिठा रखे हैं जो अपनी पोस्टिंग के कारण यस सर करते हैं। ना आपने कोई ऐसी कमेटी बनाई जो एक्सपर्ट्स आपको राय देके प्लान करें कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। आप कहते हैं आपको वसीयत में क्या मिला। कैंसर हॉस्पिटल अभी अखिलेश जी के ट्वीट करने के बाद कहने के बाद चालू हुआ, ये 2017 में बना खड़ा है। तो कैंसर हॉस्पिटल को 4 साल तक आपने क्यों खड़ा रखा, क्यों नहीं चलाया? 500 बच्चों के बेड का अस्पताल अखिलेश यादव जी ने बनाया गोरखपुर में, 4 साल तक उसे शुरू नहीं किया आपने। बच्चों की मृत्यु हो गई तब आपको याद आया। सीतापुर के ट्रॉमा सेंटर का आपने रिपोर्ट खुद देखी। तमाम ऐसी चीजें हैं जो वसीयत में इन्हें मिली थी, इन्होंने उस वसीयत को लीप दिया गोबर से जी। उस पर मिनिमम बजट भी खर्च नहीं होना था, केवल इनको ईर्षा भाव से उठना था। खुद किसी का कुछ करने लायक है नहीं। धन्यवाद। 5 साल की सरकार वैभव महेश्वरी, उत्तर प्रदेश में टीकाकरण सबसे फीसदी राज्य है, सिर्फ 9% लोगों तक टीका पहुंच पाया है। इसमें से डबल डोज में देखूं तो और कम हो गई। मुझे तो सर भाषण देके बच के थैंक यू उदयवीर जी, शुक्रिया, अगर यही राजनीति है उदयवीर जी धन्यवाद, थैंक यू। वैभव जी गो अहेड। आज इतनी गंभीर डिबेट को इन्होंने इतना कॉमेडी शो बना दिया सर, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। आपका ये रिसर्च देखने के बाद ये पता चला कि जो वैसे तो भाजपा सरकारें सभी जगह फिसड्डी हैं, लेकिन उन भाजपा सरकारों के अंदर भी जो योगी सरकार है ये उससे भी ज्यादा उनमें भी टॉप कर रही है फिसड्डी पन्ने में 9%। अब मैं बहुत गंभीरता से इनको बताता हूं कि ये कैसे आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पूरे मेट्रो में ना बोर्ड लगा रखे हैं कि 1,30,000 स्कूलों का आपने कायाकल्प कर दिया है। काय को कायाकल्प कर दिया? आपको बच्चे पढ़ाने वाले तो वहां पर है नहीं, तो आप वहां पर क्या भैंस बांधेंगे, गाय बांधेंगे? आप वहां वैक्सीनेशन सेंटर खोल दीजिए, तो आप ये खोल आराम से कर सकते हैं। आपको असल में बताऊं, भाजपा से अगर कोई काम कराना हो तो ये कह दो कि चुनाव है और एक बूथ 25 यूथ को बोल दो कि वैक्सीन के ऊपर योगी जी की फोटो लगा के और बूथ की पर्ची लेकर घर गांव, जहां 3 दिन के अंदर पूरे प्रदेश का वैक्सीनेशन कर देंगे लोग। 3 दिन के अंदर गली गली चले जाएंगे, घर घर चले जाएंगे, हाथ जोड़ जोड़ के एक एक आदमी को वैक्सीन लगवा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने माहिर हैं ये, इलेक्शन मशीन है आपकी, इस तरह के एक्सपर्टीज है इनके पास। अगर ये चुनाव हो तो चुनाव के टाइम में रिक्शे की तरह 40-40, 50-50 हेलीकॉप्टर चलाते हैं। इस समय पर इनको लाश ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती है, तो प्रदेश की जनता ने देखा ना एम्बुलेंस थी, ना गाड़ी थी, ना कुछ था। पर वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश का इतना फिसड्डी होना ये समझ में नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स 9%। असल में एक तो ये एरोगेंस बहुत ज्यादा है कि हम सब कुछ जानते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को लगता है हम सब कुछ जानते हैं, हम ही डॉक्टर हैं, हम ही इंजीनियर हैं, हम ही भगवान हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉजिकल बात करना या साइंटिफिक बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी भी प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में रेड क्रॉस सोसाइटी काम कर रही है। मैं आप सबकी क्षमता का और धैर्य का बड़ा अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी कठिनाई में आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जब इंजेक्शन ही नहीं होगा तो जनता को कब तक इस तरह से उनके साथ ये अत्याचार होगा? ये बहुत आप लोग बात करते हैं सरकार से या नहीं? सरकार से हम लोग जो डिमांड है लोगों की, लोग हमसे सुबह से लेकर शाम तक हमसे डिमांड करते हैं। हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता कराई थी, उसको सुनिश्चित कर दिया हम लोगों ने। लेकिन हम पिछले 1 हफ्ते से बहुत परेशान हैं। लोग, रात में भी आपके चैनल पे बैठा हुआ हूँ, खाली लगातार यही फ़ोन आ रहे हैं, क्या इस समय बटेगा? और यकीन मानिए ब्रजेश जी, हम लोगों के पास रात में 8 बजे 9 बजे जब भी उपलब्ध हुआ है, हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी रात में किया है। कल रात की बात बताऊं, 11:30 बजे मैंने आखिरी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया है और 10 बजे एक व्यक्ति को दिया था। उसका ट्वीट भी पढ़ा है जिसने योगी आदित्यनाथ जी को। और यहाँ कोई मुझे बता रहा था कि कल आप लोगों को सिर्फ 100 इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए। नहीं सर, डिमांड जबकि 1000 से ज्यादा की। 22 इंजेक्शन, 22 कुल 22 इंजेक्शन हमको मिले थे और उनको 11:30 बजे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके गए Only थे। 22, सिर्फ 22। आज कोई इंजेक्शन नहीं मिला है और लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम दरवाजा हम हैं। हम रात में भी फोन उठा रहे हैं। हम आज 6 तारीख से लगातार और आवश्यकता 90 पेशेंट्स को है। आवश्यकता 90 पेशेंट के लेटर जारी किए गए। हमारे पास क्वारी तो और लोगों की आती है, लेकिन जो ऑफिशियली लेटर जारी किया गया है, 90 लेटर जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 6 इंजेक्शन रोज चाहिए, 500 से 600 इंजेक्शन रोज चाहिए। हम अगर 22-25 की संख्या में देंगे तो सोचे पैनिक कितना होगा। लोगों की आखिरी उम्मीद। राघवेंद्र जी, मैं आपको मौका देना चाहता हूं। देखिए, सशरीर लाइव एग्जाम्पल आपके समक्ष मौजूद है कि आप इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही आप ब्रजेश जी कह रहे हैं। हो सकता है अनुपलब्धता हो इंजेक्शन की, समय पर नहीं मिल पा रहे हो।
लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से उसकी जो कमी है पूरी कर ली जाएगी। हमारी सरकार के ईमानदारी तब तक पेशेंट क्या करे, इंतजार करे कि जब आप मंगाओगे उसको लगेगा मुकदमा तब करवा तक ले पेशेंट। मतलब वो बच पाएगा? आपको पता है ब्लैक फंगस में एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, अभी हमें जो आज की रिपोर्ट है, हमें लग रहा है 1200 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के जो हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। अरे इनको एक नहीं मिले, आज 0 मिले हैं, 0। ये बैठे हैं जितेंद्र जी, यही बांटते हैं। भाई बताओ 1200 मिले क्या? सर आज एक भी इंजेक्शन नहीं उपलब्ध कराया गया है। अभी यहाँ पर बैठ के मेरे पास फोन आ रहा था, हमने सुना है आप इंजेक्शन बंटवा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि रेड बताओ भाई राघवेंद्र जी, आपकी तो सरकार में बात होती है ना, कहीं कुछ कर रहे हैं। आप बताओ कि ये तो कह रहे नहीं मिला। सर मेरा आपसे एक और निवेदन है, हमारी जहां तक जानकारी है पर्याप्त इंजेक्शन मिल चुके हैं। जानकारी विज्ञापन की है, कह रहे हैं कि जानकारी विज्ञापन की है। सर बांटने वाला बेचारा रो रहा है। विज्ञापन मेरा निवेदन एक और है, अगर कमिश्नर कार्यालय जिम्मेदार एक अधिकारी के माध्यम से 9 स्टेप के बाद में अगर उसको लेटर जारी किया जा रहा है तो जो या जिसको चाहिए उसको लगता है इंजेक्शन मिलेगा, या तो अगर उपलब्धता नहीं है तो वो लेटर ही ना इशू किए जाए। जितने आपके पास उपलब्ध हैं उतने लेटर इशू किए जाएं। वो निरपराध मर रहा है, वो हम लोगों को कोसता है, वो हम लोगों के पास आता है, हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि डॉक्टर दीपाली आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता न हो पाने के पीछे के कारण क्या हैं? इतनी बड़ी संख्या में मरीज भी नहीं है कि हम ये इंजेक्शन उपलब्ध न करा पाएं, फिर अचानक से जब कम मरीज होते हुए भी ये इंजेक्शन न मिलना, ये क्या कारण आप मानती हैं इसके पीछे? ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है। ब्लैक फंगस बहुत कम देखी जाती थी। इसको हम हमेशा पढ़ते थे अपनी किताबों में कि ये 1 इन मतलब करोड़ों में 1 पर्सन को होता है। और ब्रिजेश जी, जिस तरह इसके आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये नेक्स्ट एपिडेमिक बन चुका है लगभग। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं, इसको भी महामारी घोषित करिए। घोषित है नहीं, अधिसूचित है, महामारी नहीं है, अधिसूचित बीमारी है ये। इसको सूचित से आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी क्या है, बहुत सारे रीजन सोचे जा रहे हैं। कुछ स्टडीज आ रही हैं कि ये जो हम लोग काउ डंग को भी यूज करते हैं। जी जी मैडम, कंप्लीट करें। उस काउ डंग जो है और जो अलग नॉन हाइजीनिक चीजें करी जा रही हैं, उसकी वजह से ब्लैक फंगस ज्यादा पाया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में इसके केसेस सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं कोविड के साथ। जी, तो सरकार को इसकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि राघवेंद्र सिंह आज इस परिचर्चा के प्रमुख बिंदुओं को राज्य की सरकार के साथ डिस्कस करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र लोगों को इंजेक्शंस भी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।